पिछले क्लास में हम लोगों ने एब्रोटेनम के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हम लोगों ने उसके बोटेनिकल नेम और साथ में कॉमन नेम, फैमिली, इन सब के बारे में देखा था। साथ में हम लोगों ने उसके कीनोट्स के देखे थे कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, उसके मारसमस के बारे में बात किया था। उसका बच्चा कैसा होता है, बच्चा का जो गर्दन है वो कैसा होता है, बच्चा गर्दन को होल्ड नहीं कर पाता है। उसके साथ हम लोगों ने डीडी किया था। उसका जो है बेसिकली डीडी हम लोगों ने किया था एक्यूजा साइनेपियम के साथ। उसके बाद उसका मारसमस के बारे में हम लोग देखे थे, और साथ में हम लोग जो है उसके रूमेटिज्म देखे थे, और साथ में उसके पैर के बारे में देखे थे कि उसका लिंग में क्रैम्प कैसा आता है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। साथ में उसके डिस्चार्ज के बारे में बात किए थे कि उसका डिस्चार्ज जो है अगर सडनली स्टॉप हो जाता है तो किस तरह से उसके बॉडी में जो है कंप्लेन्स आते हैं और किस तरह के डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है, अपीयरेंसेस होता है। आज हम लोग बात करेंगे एब्रोटेनम के गाउट के बारे में। तो सबसे पहले गाउट के बारे में समझिए कि गाउट क्या होता है। गाउट बेसिकली एक टाइप का जॉइंट पेन है, और जिसमें यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल जो है नॉर्मल के कंपेयर में बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ज्वाइंट में डिपोजिट होने लगता है। यूरिक एसिड जो है ज्वाइंट में डिपोजिट होने लगता है, और जिसकी वजह से वहां पर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें डेवलप होने लगता है। इसके भी कई तरह के टाइप होते हैं। एसिम्टोमेटिक होते हैं, कई बार एक्यूट होते हैं, क्रोनिक होते हैं, कई बार टॉफी बनने लगते हैं इसमें। लेकिन अब हमें यहां समझना है कि एब्रोटेनम का जो गाउट है वो कैसा होगा। एब्रोटेनम का गाउट जो है वो कैसा होगा, तो इसका जो सबसे पहला कैरेक्टर एलन साहब ने बोला गाउट में कि ज्वाइंट के अंदर स्टिफनेस आएगा। अब ज्वाइंट के अंदर स्टिफनेस क्या होगा? ज्वाइंट जो है बेसिकली इसका कैसा रहेगा? स्टिफ होने लगेगा। अब स्टिफ का मतलब होता है अकड़न। ज्वाइंट पूरा हार्ड हो जाएगा। जैसे मोड़ना नॉर्मली चाहोगे ना, जो ज्वाइंट के अंदर जो लचीलापन होता है वो खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? ज्वाइंट में अकड़न आने लगेगा। मरीज बोलेगा कि सर पैर बहुत अकड़ जाता है, जोड़ जो है पूरा टाइट हो जाता है, मुड़ता नहीं रहता है। तो ये उसका पहला कैरेक्टर है, स्टिफनेस। दूसरा कैरेक्टर कि ज्वाइंट जो है कैसा हो जाएगा? सोलन रहेगा, सूज जाएगा। उसके साथ में क्या रहेगा? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, प्रिकिंग सेंसेशन है। तीसरा क्या है इसका? प्रिकिंग सेंसेशन। ज्वाइंट में कैसा रहेगा? पूरा का पूरा प्रिकिंग सेंसेशन आएगा। उसके साथ मोस्टली कहां पर देखने को मिलेगा इसमें? तो रिस्ट में और एंकल ज्वाइंट में मोस्टली जो है सीन किया गया या कंप्लेन जो आते हैं इसके रिस्ट में और एंकल ज्वाइंट में, जहां पर ये कैसा रहेगा? पेनफुल रहेगा एंड इन्फ्लाम्ड रहेगा। अब हम लोगों ने इसके गाउट के बारे में समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, जो इसके बॉडी का है। तो जनरल जो है इसका बॉडी कैसा होता है, पूरा बॉडी कैसा रहता है इसका जनरल बॉडी। तो बॉडी के अंदर ना पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो मरीज कहेगा कि सर पूरे शरीर में ना दर्द हो रहा है, दुखन हो रहा है। ठीक है, तो पूरा बॉडी कैसा रहेगा? वेरी लेन। दूसरा क्या रहेगा? सोर जो है ना, दुखन जो है ऑल ओवर पूरे बॉडी में जनरल कैरेक्टर है ये एब्रोटेनम का। तो ये एब्रोटेनम का कैसा है? ये जनरल कैरेक्टर है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर। अब आ जाइए हम लोग एब्रोटेनम का बात करते हैं उसके स्किन के बारे में कि एब्रोटेनम का स्किन कैसा होता है। तो देखो, एब्रोटेनम के स्किन में जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं ना वो चिलब्लेंस आते हैं। ठीक है, तो एब्रोटेनम में कैसा आएगा? चिल ब्लेंस। अब ये जो चिल ब्लेंस होता है बेसिकली उसके अंदर कब आएगा? चिल ब्लेंस कब आता है? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंडा लग जाएगा तो पैर में क्या होगा कि जो पैर की उंगली है ना उसमें रेडनेस आ जाएगा। ठीक है, और एब्रोटेनम में स्पेशल कैरेक्टर होता है। एब्रोटेनम का जो स्पेशल कैरेक्टर है कि चिल ब्लेंस के साथ क्या रहेगा? उसमें चिल ब्लेंस विथ इचिंग, उसके साथ उसमें खुजली होता रहेगा। और खुजली इतना सीवियर होता है, बहुत सीवियर इसमें खुजली होगा, सीवियर इचिंग होता रहेगा। तो यहां पर एक कॉमन रेमेडी उन्होंने डाला है एगैरिकस।
एलन साहब ने एगेरिकस के साथ जो है इसका डीडी किया है। सो एगेरिकस को समझने के लिए हमें एगेरिकस से जब हम एब्रोटेनम का डीडी करेंगे तो एगेरिकस में जो चिल ब्लेंस होते हैं, एगेरिकस में जो चिल ब्लेंस होता है उसमें बेसिकली एक खास कैरेक्टर होता है कि जो एगेरिकस में फ्रोस्ट बाइट टेंडेंसी होती है। क्या होता है? फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट टेंडेंसी रहता है। ठीक है, तो एगेरिकस में फ्रोस्ट बाइट टेंडेंसी रहेगा और एब्रोटेनम में जो एब्रोटेनम का जो चिल ब्लेंस है उसमें सीवियर इचिंग रहेगा। क्या रहेगा? सीवियर इचिंग, इसलिए उन्होंने लिखा है इचिंग चिल ब्लेंस। अब हम इसका समझते हैं फीवर। एब्रोटेनम का फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर में क्या आता है? ग्रेट वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी मरीज की बॉडी में आता है। साथ में वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, साथ साथ वीकनेस भी है, साथ में बहुत प्रोस्ट्रेशन है एंड ए काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर, अब सबसे पहले हमें हेक्टिक फीवर को भी समझना पड़ेगा। विथ चिल्ड्रेन अनेबल टू स्टैंड, बच्चा खुद खड़ा नहीं हो पाता है या खड़ा होने में असक्षम रहता है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या देखने को मिला? वीकनेस देखने को मिला, वीकनेस प्लस प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन। वीकनेस के साथ हमें क्या देखने को मिला? प्रोस्ट्रेशन, और उसके साथ साथ हेक्टिक फीवर हमको देखने को मिलता है, हेक्टिक फीवर। ठीक है, एक टाइप का जो है हेक्टिक फीवर जो है हमको साथ में देखने को मिलता है। और बच्चा जो है ना अनेबल टू स्टैंड, बच्चा खुद खड़ा नहीं हो पाता है, बच्चा खड़ा नहीं रह पाता है या खड़ा नहीं हो पाता है। तो अभी हमें समझना है कि हेक्टिक फीवर क्या होता है, क्योंकि ये सारी की सारी खेलना हेक्टिक फीवर पे है। तो देखो हेक्टिक फीवर में सबसे बड़ा क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है ना, हेक्टिक फीवर का टेम्परेचर ये बहुत अलग है। टेम्परेचर हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। टेम्परेचर क्या है? चेंज होता रहता है। और टेम्परेचर के अंदर क्या होता है ना कि टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है वो एक वाइड रेंज में स्विंग करता रहता है, स्विंग वाइडली, वाइड रेंज में जो है स्विंग करता रहता है। अब यहां पर ये समझना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हेक्टिक फीवर का कि इसका जो टेम्परेचर कितना से कितना, तो इसका टेम्परेचर को अगर हम ध्यान में दें तो इसका टेम्परेचर 1.4 से लेके 2.5 फ़ारेनहाइट तक जो है ये स्विंग करता रहता है, बदलता रहता है या चेंज होता रहता है। दिन में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान जो है इसके बॉडी के बीच में वो 1.4 से लेके 2.5 फ़ारेनहाइट का अंतर इसमें रहता है। इसमें फीवर में जो इस फीवर में जो आमतौर पर इसके साथ ठंडा लगना और ज्यादा पसीना आना भी होता है। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा भी लगेगा, पसीना भी आएगा, ये सारी चीज होती है। तो इसके साथ में क्या रहेगा? इसके फीवर में आमतौर में क्या देखने को मिलेगा? आपको चिलनेस देखने को मिलेगा, चिल प्लस क्या रहेगा? स्वेटिंग भी रहेगा, चिल के साथ स्वेटिंग रहेगा दोनों। उसके साथ साथ नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर हेक्टिक फीवर, नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर हेक्टिक फीवर। तो हेक्टिक फीवर के लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। और इसमें क्या होगा? माइल्ड क्रोनिक फीवर, माइल्ड हेक्टिक फीवर में माइल्ड क्रोनिक फीवर रहेगा। दूसरा वेस्टिंग के साथ, एब्रोटेनम है तो एब्रोटेनम में वेस्टिंग ज्यादा होता है इसलिए वेस्टिंग के साथ इसमें फीवर रहेगा। और दूसरा वीकनेस, तो वीकनेस के साथ जो है इसमें फीवर रहता है। इसीलिए हेक्टिक फीवर में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। 1.4 से लेके 2.5 फ़ारेनहाइट का जो है इसमें स्विंग करता रहता है टेम्परेचर का, और स्विंग वाइडली करता है। और इसके साथ साथ इसमें चिल, ठंडा लगना और स्वेटिंग के साथ जो है रहता है। तो इस फीवर में आमतौर पर इसके साथ ठंडा लगना और ज्यादा पसीना, एक्सेस स्वेटिंग, ठीक है, ज्यादा पसीना, एक्सेस स्वेटिंग आना भी रहता है। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेक्टिक फीवर के लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे टाइफाइड के लिए हम लोग विडाल करा लेते हैं, ठीक है,
तो यहां पर कोई टेस्ट स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है। अब आ जाइए इसका हम लोग मेंटल के बारे में समझते हैं कि इसका मेंटल कैसा होता है। तो यहां पर उन्होंने बोला मेंटल में बेसिकली चाइल्ड के बारे में उन्होंने बताया कि इसके बच्चे का जो माइंड है यानी मेंटल है वो कैसा रहेगा, बच्चे का नेचर कैसा रहता है। तो बच्चे का नेचर हमें समझने के लिए उन्होंने क्या क्या दिया इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड। उन्होंने पहला वर्ड दिया इल, इल नेचर। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने बोला कि इल नेचर, चाइल्ड जो है कैसा रहेगा, इल नेचर का। चाइल्ड इज इल नेचर, इरिटेबल, एंग्री, क्रॉस, रिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन। ठीक है, इनह्यूमन एंड वुड लाइक टू बी समथिंग क्रूएल, बहुत क्रूएल नेचर के होते हैं। तो इल जो है ना, सबसे पहला इसका नेचर जो है इल नेचर, इल नेचर्ड। ये क्या होता है हमें इसको समझना चाहिए। इल नेचर में दो बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला रूड और दूसरा फ्रेंडली नहीं है, नॉट फ्रेंडली। बच्चा जो है बहुत रूड होगा, फ्रेंडली नहीं है। और तीसरी बात कि हर बात में नकारात्मकता उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये इल नेचर्ड का होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो इरिटेबल होता है। बच्चा कैसा होता है, इरिटेबल। बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, छोटी छोटी चीज पर जो है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होता है, जल्दी बच्चा जो है ऑफेंड हो जाता है। तो दूसरा उन्होंने एक बात उन्होंने क्या बोला, इल नेचर। दूसरा उन्होंने बोला इरिटेबल। ठीक है, और तीसरा जो उन्होंने बोला इल नेचर, तीसरा उन्होंने बोला क्रॉस। बच्चा जो है वेरी क्रॉस, यानी कि कांस्टेंट बैड टेम्पर। क्या रहता है उसके अंदर, कांस्टेंट बैड टेम्पर, साथ में बैड टेम्पर और हर बात पर चिढ़ना। बच्चा जो है हर बात पर क्या करेगा, चिढ़ता रहता है। तो ये तीन बात उन्होंने पहले बोला कि बच्चा इल नेचर का होगा, इरिटेबल होगा, क्रॉस होगा। उसके साथ उन्होंने बोला डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब हमको समझना चाहिए ये क्या होता है। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश और उदासा, उदास। ठीक है, तो बच्चा एक तरफ से कैसा है। चौथा अगर उन्होंने पॉइंट बोला डिस्पोंडेंट, बच्चा जो है बहुत ज्यादा निराश और उत्साह की कमी उसके अंदर रहती है। बच्चे के अंदर क्या रहेगा, बच्चे में निराशा, बच्चे में क्या रहेगी, निराशा और उत्साह की कमी रहेगी। क्या रहेगी, उत्साह की कमी रहती है बच्चों में। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। बच्चा यहाँ पर इरिटेबल है, यहाँ पर बच्चा निराश है, उत्साह की कमी है बच्चों के अंदर। उसके साथ साथ बच्चा जो है ऑब्स्टिनेट भी है। इसका बच्चा जो है ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत जिद करता है, किसी की बात नहीं मानता है। तो एक यही याद रख सकते हैं, बच्चा जो है इसका ऑब्स्टिनेट नेचर का होता है, बहुत जिद्दी नेचर का होता है, किसी की बात नहीं मानता है, अपनी बात पर अड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये उसके अंदर का ऑब्स्टिनेसी भी है। साथ में बच्चा के बारे में उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो कैसा होता है, इन ह्यूमन नेचर का होता है। बच्चा इन ह्यूमन, इन ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानवता उसके अंदर नहीं है। बिहेवियर में दया या सिंपैथी नहीं है। तो बिहेवियर में क्या है, सिंपैथी नहीं है। ठीक है, सिंपैथी जो है बच्चों के अंदर नहीं है। तो अब सिंपैथी की कमी होने की वजह से दूसरों का दर्द की परवाह नहीं है, जानवरों को सताना, छोटे बच्चों को धक्का देना, इस तरह का नेचर है। इसीलिए उन्होंने लिखा इन ह्यूमन नेचर वुड लाइक टू बी डू समथिंग क्रूएल। उसके अंदर जो है क्रूएल नेचर का है। सो वायलेंट वुड लाइक टू बी समथिंग क्रूएल। तो क्रूएलिटी इसके अंदर है, इसका मतलब डिजायर इंपल्स का है, डिजायर या इंपल्स है। ये एवोटिनम के डीपर मेंटल की नोट है। क्रूएल बच्चा कब होगा, बच्चा के अंदर क्रूएलिटी तब आती है जब एवोटिनम जो है ना बहुत डीपर मेंटल स्टेट में रहता है, मेंटल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी गुस्सा में मारना, बाइट कर लेना,
दांत से काट लेना, चीजों को तोड़ना, फेंकना, किसी को हर्ट करने का इंपल्स जो है, ये हर पेशेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फिजिकल सिम्टम के साथ होता है, लेकिन अगर फिजिकल सिम्टम के साथ है मिले तो रेमेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको करता है। सो एब्रोटिनम का बच्चे गुस्से और चिड़चिड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और वह उदास रहता है। वे दूसरों से ज्यादा घुल मिलकर रहने के बजाय अकेले बैठे रह सकते हैं। तो ये बच्चा जब इल नेचर का है, रूड है, नॉट फ्रेंडली है, तो ये बच्चा क्या करेगा? मोस्टली आपको बच्चा देखने को मिलेगा कि बच्चा अकेले बैठा है, दोस्त के साथ खेल नहीं रहा है, जहां भी बैठा है उदास है, उसके अंदर ना आपको एनर्जी की कमी दिखेगी, उत्साह नहीं रहेगा। तो बच्चे कैसे रहेंगे? सुस्त रहेंगे और आलसी रहेंगे। बच्चे के अंदर आलस महसूस होता है और उन्हें चीजें समझने में कठिनाई होती है। तो ये बेसिकली बच्चे का मेंटल कैरेक्टर था। ठीक है, तो बच्चे ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं, दोस्तों के साथ खेलेंगे नहीं, अकेले बैठे रहेंगे, उदास रहेंगे, इस टाइप का जो है मेलनकोलिक। बेसिकली बच्चे के अंदर एक और कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, मेलनकोलिक। मेलनकोलिक, देखिए ये मेलनकोलिक क्या होता है? बेसिकली मेलनकोलिक का मतलब होता है बच्चा जो है ना चुपचाप रहेगा, उदास रहेगा, उसके अंदर ना चुपचाप रहना, उदास रहना, अंदर ही अंदर दुखी रहना, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर रहता है। और वायलेंट, एक वर्ड यहाँ पे हम लोग छूट गया था, वायलेंट। वायलेंट का मतलब गुस्सा में कंट्रोल खो देता है, गुस्सा में कंट्रोल खो देना, अपना जो है ना कंट्रोल खो देता है, वायलेंट नेचर का होता है, वायलेंट इन ह्यूमन नेचर का बच्चा जो है ये होता है। अब आ जाइए, हम लोग इसका मेंटल जनरल हम लोग पूरा समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके फेस के बारे में। बच्चा का फेस कैसा होता है बेसिकली? तो इसका जो फेस है ना, फेस ओल्ड, पेल एंड रिंकल्ड होता है। ठीक है, बच्चा का जो फेस है वो ओल्ड। अब यहां पर उन्होंने बोला कि ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड फेस, यानी कि बच्ची की उम्र का जो फेस होना चाहिए वैसा नहीं, जो ओल्ड एज में जो फेस होते हैं उस टाइप का फेस जो है दिखेगा। तो ओल्ड लुकिंग फेस रहेगा, ओल्ड लुकिंग फेस, ओल्ड एज में जो फेस रहता है वैसा फेस दिखेगा। साथ में पेल, पेल का मतलब क्या होता है? व्हाइटनेस, उसमें ब्लड की कमी रहेगी, ब्लडलेस रहेगा। कैसा रहेगा? ब्लडलेस रहेगा फेस। ठीक है, साथ में रिंकल रहेगा, रिंकल, रिंकल्ड रहता है। ठीक है, अब रिंकल क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एब्रोटिनम में फ्लैशेस होते रहते हैं, फ्लैशेस यानी कि सॉफ्ट टिश्यू जो है इसके बॉडी का वो लॉस होता रहता है, सॉफ्ट टिश्यू लॉस होता रहता है। अब देखो यहां समझो सब बात को, जब सॉफ्ट टिश्यू लॉस हो रहा है मतलब इसके अंदर के जो मसल है प्लस फैट लॉस हो रहा है, और जिसकी वजह से स्किन जो है ना लूज हो जाता है और रिंकल्ड हो जाता है। तो छोटे बच्चों का फेस बूढ़ा यानी कि बड़े उम्र यानी ओल्ड एज में जो के समय जैसा फेस दिखता है उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर इनिशिएशन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि एब्रोटिनम में पूरा का पूरा इनिशिएशन ही रहता है। ठीक है, सो एब्रोटिनम का जो इनिशिएशन है वो शुरू कहां से होता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होगा इनिशिएशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होता है, यानी स्पेशली लेग से, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, देन प्रोग्रेस अपवर्ड, प्रोग्रेस अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ता है। फेस, इसके जो फेस है ना लास्ट में अफेक्ट होते हैं, फेस लास्ट अफेक्टेड। ठीक है, फेस जो है इसके लास्ट में अफेक्टेड होते हैं। साथ में एब्रोटिनम का जो एनलार्ज एब्डोमेन रहेगा, एनलार्ज एब्डोमेन, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर इसके अपोजिट अगर हम डीटी करें अपोजिट में, तो हमें नाइट्रम यू और लाइकोपोडियम देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें प्रोग्रेशन जो है डाउनवर्ड होगा, इसमें प्रोग्रेशन कैसा होगा? प्रोग्रेशन डाउनवर्ड होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां पे समझ लेनी चाहिए कि एनाफाइलेक्सिस, एना एब्रोटिनम का यूज जो है बेसिकली एनाफाइलेक्सिस में हम लोग करते हैं। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस आफ्टर टीबी, आफ्टर
टीबी वैक्सीनेशन, ठीक है। टीबी के वैक्सीनेशन के बाद हमें जो है एब्रोटेनम का यूज करना पड़ता है, एनाफाइलेक्सिस करना पड़ता है। और खास करके अगर पेशेंट को बॉयल्स हो जाए, बॉयल्स या फिर अपसेस हो जाए, बॉयल्स, अपसेस, साथ में विथ लूज वेट, लूज वेट, इस कंडीशन में आप यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर प्लूरूसी हो या अगर ट्यूबरकुलर मैनिफेस्टेशन आ जाए, क्या आ जाए, प्लूरूसी जैसे सिम्टम आपको देखने को मिले, प्लूरूसी या फिर अदर ट्यूबरकुलर मैनिफेस्टेशन, अदर ट्यूबरकुलर मैनिफेस्टेशन, राइट। अब आ जाइए हम लोग डीडी कर लेते हैं कि इसके बारे में। सो आफ्टर हीपर इन फड़ंकल, अगर फड़ंकल के केस में हीपर के बाद एब्रोटेनम देना चाहिए, ठीक है। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया इन प्लूरूसी, प्लूरूसी के केस में एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद इसका नंबर आता है। व्हेन ए प्रेसिंग सेंसेशन रिमेनिंग अफेक्टेड साइड इंपेंडिंग रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक रिलेक्शन था कि हीपर, आफ्टर हीपर, हीपर देने के बाद फड़ंकल के केस में आपको एब्रोटेनम देना है। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया जब आप यूज कर लेते हैं प्लूरूसी में, उसके बाद देना है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन था। अब आ जाइए हम लोग इसका एब्रोटेनम का जो है बेसिकली डीडी करेंगे कि डीडी में हम लोग क्या क्या करेंगे, डीडी समझेंगे। एब्रोटेनम को आयोडीनम के साथ हम डीडी करेंगे, एब्रोटेनम को हम लोग किसके साथ, आयोडियम के साथ, क्योंकि बहुत क्लोज है ये दोनों रेमेडी, बहुत क्लोज है ये दोनों रेमेडी। तो एब्रोटेनम में जो मारस्मस है, एब्रोटेनम का जो मारस्मस है, ठीक है, वो बेसिकली कहां से शुरू होता है, स्पेशली लेग से शुरू होता है, याद रखिए। और आयोडियम में जनरल इनिशिएशन आता है, जनरल इनिशिएशन आता है, राइट, इनिशिएशन ऑफ होल बॉडी, पूरे शरीर में इसके इनिशिएशन आता है। और इसमें मारस्मस या इनिशिएशन ओनली लेग से शुरू होता है और अपवार्ड जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका स्किन कैसा होगा, स्किन का अगर कैरेक्टर समझोगे, दोनों का डीडी करेंगे तो स्किन बेसिकली इसका लूज होगा, लूज, फ्लैबी, हैंग डाउन, हैंग इन फोल्ड, जो कि हमने पहले भी बताया, क्योंकि इसके अंदर फ्लैशेस होने की वजह से जो मसल है और फैट है, क्या, मसल प्लस फैट दोनों लॉस कर जाते हैं, इसके वजह से हैंग करेगा, नीचे लटका हुआ मिलेगा इन फोल्ड। दूसरा, दूसरा जो है आयोडियम में हमको क्या देखने को मिलता है, सो आयोडियम में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ड्राई, ड्राई वेस्टेड, एब्रोटेनम में हमको ड्राई वेस्टेड, ड्राई वेस्टेड कैथेटिक, बेसिकली कैथेटिक अपीयरेंसेस जो है हमको देखने को मिले, राइट, ड्राई। तो इसका स्किन कैसा रहेगा, ड्राई वेस्टेड कैथेटिक अपीयरेंसेस हमको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर हमको देखने को मिलेगा मेटास्टेटिस, क्या देखने को मिलेगा, मेटास्टेटिस एब्रोटेनम के केस में, जबकि आयोडियम के केस में हमको मेटास्टेटिस नहीं देखने को मिलेगा। सो मेटास्टेटिस अब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा यहां पर, मेटास्टेटिस अब्सेंट रहेगा। रूमेटिज्म आफ्टर सप्रेस डायरिया, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, रूमेटिज्म आफ्टर सप्रेस डायरिया, राइट। और इसमें ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट आपको
आयोडियम के बच्चों में आपको ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट, राइट। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि आयोडियम में ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जबकि एब्रोटिनम में रोमैटिज्म आएगा, सप्रेस करेंगे डायरिया को। इसका बच्चा, एब्रोटिनम का बच्चा कैसा रहेगा? इसका बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल और क्रॉस रहेगा, इरिटेबल प्लस क्रॉस रहेगा। इसका बच्चा रेस्टलेस, इसका बच्चा कैसा रहेगा? रेस्टलेस, एनेक्सियस। कैसा रहेगा इसका बच्चा? रेस्टलेस रहेगा, एनेक्सियस रहेगा और हरीड रहेगा, क्योंकि आयोडियम में जल्दीबाजी की जो बात है वो बहुत ज्यादा रहता है इसके बच्चे में। सो एब्रोटिनम में मेटास्टैटिस, लेग इनिशिएटेड, आयोडियम में जनरल इनिशिएशन प्लस एनलार्ज ग्लैंड। सो आयोडियम में एक लाइन आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, जनरल इनिशिएशन, इनिशिएशन प्लस एनलार्ज ग्लैंड। और इसमें क्या रहेगा? बेसिकली मेटास्टैटिस प्लस इनिशिएटेड, इनिशिएटेड लेग। तो हमने यहां पर दो इंपॉर्टेंट डीडी कर लिया। अब आ जाइए हम लोग डीडी कर लेते हैं एब्रोटिनम को सैनिकुला के साथ, एब्रोटिनम को सैनिकुला के साथ। तो देखो, एब्रोटिनम में हमने पहले भी बताया कि यहां पर एब्रोटिनम में क्या था? डायरिया, डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, और डायरिया में भी कैसा था? लिंटेरिक डायरिया, ठीक है। जबकि सैनिकुला में डायरिया कैसा होगा? सैनिकुला का जो डायरिया है वो बेसिकली चेंजेबल होगा। डायरिया कैसा होगा? चेंजेबल रहेगा। डायरिया चेंजेबल इन किसमें? दो चीज में, कैरेक्टर में, कलर में। तो उसका कैरेक्टर और कलर दोनों चेंज होते रहते हैं। हमने दोनों के डायरिया के बारे में यहां पे बात किया कि सैनिकुला का डायरिया चेंजेबल होगा और इसके डायरिया में अल्टरनेट या फिर अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन या फिर लेंटेरिक रहेगा। अनडाइजेस्टेड स्टूल के साथ जो है अनडाइजेस्टेड फूड आएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड आपको देखने को मिलेगा किसमें? एब्रोटिनम में। दूसरा, इनिशिएशन कहां से शुरू हो रहा था इसका? तो इसका इनिशिएशन शुरू हो रहा था लेग से। दूसरा, इसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका कॉन्स्टिपेशन का खास कैरेक्टर है नो डिजायर, नो डिजायर until a large accumulation, until a large accumulation of stool। तब तक इसको डिजायर नहीं आएगा इसके कॉन्स्टिपेशन में, जब तक लार्ज अमाउंट में स्टूल जमा ना हो जाए रेक्टम में। इवन मैकेनिकल रिमूवल ऑफ स्टूल आ जाता है सैनिकुला में, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता है। इसका जो इनिशिएशन है, अगर हम इसके इनिशिएशन की बात करें, इनिशिएशन, तो इसका इनिशिएशन प्रोग्रेसिव होता है। इसका इनिशिएशन कैसा होगा? प्रोग्रेसिव। चाइल्ड जो लुक ओल्ड, डर्टी एंड ग्रीसी, बच्चा कैसा दिखेगा? ओल्ड, डर्टी एंड ग्रीसी। बच्चा कैसा रहेगा? ओल्ड, डर्टी एंड ग्रीसी रहेगा, एंड ब्राउनिश, एंड ब्राउनिश, राइट। जबकि एब्रोटिनम का बच्चा कैसा दिखेगा? एब्रोटिनम का बच्चा का जो नेक है, स्पेशली जो नेक है, वो कैसा रहेगा? वीक, अनेबल टू होल्ड द नेक, नेक अनेबल टू होल्ड हेड। तो बच्चा का नेक इतना कमजोर होता है कि होल्ड नहीं कर पाता है हेड को, ठीक है। तो इसके बच्चे में, इसका जो नेक है, इसके बच्चे का नेक जो है वो बेसिकली नेक स्किन रिंकल्ड एंड हैंगिंग फोल्ड। तो सैनिकुला का बच्चे का भी कि जो नेक का जो स्किन होता है ना, वो बेसिकली हैंगिंग फोल्ड रहेगा। कैसा रहेगा? हैंग इन फोल्ड, राइट। तो ये था हमारा सैनिकुला के साथ एब्रोटिनम का कंपैरिजन, क्योंकि एब्रोटिनम और सैनिकुला बहुत क्लोज हैं इन मारस्मस।
सो ये था हमारा पूरा का पूरा एब्रोटेनम का डीडी आयोडियम के साथ, एब्रोटेनम का डीडी सेनिकुला के साथ। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा एब्रोटेनम को कवर कर लिया है और अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी एलेंस कीनोट की जो सेकेंड रेमेडी है, एलेंस कीनोट में जो हमारी सेकेंड रेमेडी है, सेकेंड रेमेडी कौन सी है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग जो है कल देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए एलेंस कीनोट सीरीज लेकर आ रहे हैं और जिसमें आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एब्रोटेनम को कवर कर लिया है और कल हम लोग एसिटिक एसिड को देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड हो तो आपको वीडियो मिल जाए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और कहीं पर समझ में आया हो तो आप कमेंट करें ताकि मैं उसका जो है और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूं।